31 जनवरी 2018 को ईरान की राजधानी तेहरान में करीब 20 मोसाद के जवान एक वेयर हाउस में घुसते हैं। 6 घंटे 29 मिनट के इस ऑपरेशन में मोसाद ने कई अलार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया और कई सीक्रेट लॉक्स तोड़ डाले। और अगली सुबह तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से करीब 50,000 से अधिक पेजेस के डॉक्यूमेंट और 163 से ज्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क इजराइल के गवर्नमेंट के हाथ में थे। और इत्तेफाक देखिए, इजराइल ने अभी जब ईरान के ऊपर जवाबी हमला किया है तो वो भी इसी जगह से बहुत ही करीब इफ्शान प्रोविंस पे करीब 30 ड्रोन दागे हैं। तेल के भंडार मिडिल ईस्ट में इन कंट्रीज के बीच में जंग आज की नहीं, बहुत पुरानी है। कभी सद्दाम हुसैन के साथ इराक युद्ध में इजराइल ने कंधे से कंधा मिला के ईरान का साथ दिया था, जहां अमेरिका तक से इजराइल ने लड़ाई लड़ ली थी। लेकिन आज ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि 1948 से लेकर आज तक के बीच में इजराइल और ईरान के बीच में कैसा रिश्ता रहा है। वो हर एक इंसिडेंट को समझेंगे और इस्लामिक मूवमेंट समझते हुए हम समझेंगे कि भारत कैसे अफेक्ट हो रहा है इस ईरान और इजराइल के रिलेशन से। इसमें अमेरिका का कितना बड़ा रोल रहा है आज तक के बीच में, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ईरान और इजराइल के बारे में सब कुछ समझते हैं। Israel has hit back. No more speculation, no more dissecting options. Benjamin Netanyahu has launched airstrikes on Iran. Reports of explosions in the skies above Iran. In Isfahan, Iran, explosions were heard at an Air Force base and a military facility. We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. साल 1948 मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर एक नया यहूदी देश बना जिसका नाम था इजराइल। उस समय मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इस वक्त टर्की के बाद ईरान ऐसा दूसरा मुस्लिम देश था जिसने 1948 में ही इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। कहा जाता है ईरान ने कभी खुल के इजराइल के साथ दोस्ती का इजहार नहीं किया, सारी बातें अंदर सीक्रेटली हुआ करती थी। लेकिन दोनों देशों के बीच में सबसे पहली बार नजदीकी तब बढ़ी जब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने एक ऑपरेशन में ईरान में तख्ता पलट कर दिया और वहां पे एक कठपुतली सरकार बना दी। दरअसल 15 अगस्त 1953 को जब भारत अपनी 6वीं इंडिपेंडेंस मना रहा था, उसी समय अमेरिका की एजेंसी CIA ईरान में एक नए तख्ता पलट की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश को अंजाम दे रहे थे ईरान आर्मी के जनरल फैजुल्लाह जहीदी। एक्चुअली 1951 के ईरान के इलेक्शन में ईरान के लोगों ने मोहम्मद मोसाद्देक को अपना नया राष्ट्रपति चुना था और उसने राष्ट्रपति बनते ही ऑयल प्रोडक्शन को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब अमेरिका प्राइस में नेगोशिएशन नहीं कर सकता था ऑयल के, अब उसको महंगी दरों पे ही ऑयल खरीदना होता था ईरान से, जिस वजह से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने लगी और उनकी समस्याएं कई सारी बढ़ रही थी। जिस वजह से अमेरिका ने मिशन एजेक्स लॉन्च किया, जिसका मिशन था मोसाद्देक सरकार को गिराना और वहां पे एक अपनी हिसाब की सरकार को नया लेके आना। ईरान की खुफिया एजेंसियों से तख्ता पलट की जानकारी मिलते ही वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोसाद्देक तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना शुरू किया। और जैसे ही ईरानी सेना ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया, जनरल फजालुल्लाह जहीदी देश छोड़कर तुरंत भाग गया। इसके 3 दिन बाद 18 अगस्त 1953 को अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपने सभी ऑफिसर जो कि ईरान में तख्ता पलट की कोशिश कर रहे थे, उनको मैसेज भेजा कि हमारा मिशन फेल हो चुका है और आप सभी वापस आ जाएं। ईरान में मौजूद CIA के ऑफिसर्स के पास अब 2 रास्ते बचे थे, या तो वो अपनी जान बचा के वापस आ जाएं या तो वे एक बार फिर से तख्ता पलट की कोशिश करें। वहां पे ईरान में मौजूद CIA ऑफिसर कर्मिट रूजवेल्ट ने एक बार सरकार गिराने की फिर से कोशिश किया और 19 अगस्त को तेहरान के कुछ लोगों को उन्होंने किराए पे पैसे देके बुला लिया शहर में और 19 अगस्त को पैसे के दम पे तेहरान में एक भारी भीड़ इकट्ठा कर ली गई। ये वायलेंस से भरा आंदोलन एक बार फिर से ईरान में राजशाही शासन लाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकन गवर्नमेंट भी अपने करीबी शाही खानदान को ही सरकार में ईरान में चाहती थी। इस आंदोलन का परिणाम ये होता है कि मोहम्मद मोसाद्देक को अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ता है और एक बार फिर से शाह राजा पहलवी की सरकार आ जाती है ईरान के अंदर। ये ऐसा पहली बार था कि अमेरिका ने किसी चुनी हुई सरकार को पहली बार सरकार से बेदखल करने की कोशिश किया था। ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार से इजराइल के काफी अच्छे संबंध हो गए थे। शाह के सत्ता के दौरान ईरान इजराइल का सबसे मेन ऑयल सप्लायर था। ये वो समय था जब मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मिडिल ईस्ट में इजराइल और टर्की के बाद ईरान तीसरा ऐसा देश था जहां यहूदियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी उस समय। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावक को इजराइल की एजेंसी मोसाद ट्रेनिंग दिया करती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इजराइल और ईरान की दोस्ती इतनी अच्छी थी तो दोनों के बीच में दुश्मनी कैसे आई? तो इसका जवाब हमें 1979 के इस्लामिक मूवमेंट में जाके मिलता है। एक्चुअली 1978 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने अपने महल में एक पार्टी का आयोजन किया
जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट स्पाइरो एग्न्यू को बुलाया गया। इसके साथ ही सोवियत यूनियन के चेयरमैन समेत कई सारे देशों के डेलीगेट्स को बुलाया गया था। ईरान के आम लोगों को अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं लग रहे थे और ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्ला खमीनी ने इस पार्टी को एक शैतान की पार्टी कह के बुलाना शुरू किया। शाही परिवार की इस पार्टी के खिलाफ उन्होंने लोगों को जुटाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने लगा। उन्होंने कहना शुरू किया कि यह सरकार अमेरिका के हित में ज्यादा फैसले लेती है, जिस वजह से जब धीरे धीरे ईरान के आम लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे, इस आंदोलन में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करे तेहरान के शाहयाद चौक पे जमा हो गए। इतने सारे लोगों को एक साथ देख के सेना ने भी हमला करने से मना कर दिया और शाह रजा पहलवी को देश छोड़ के वापस जाना पड़ा। इसके बाद अयातुल्ला खुमैनी ईरान के अगले राष्ट्रपति बनते हैं और उन्होंने अप्रैल 1979 में ईरान को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया। इसके साथ ही ईरान ने अब इजराइल के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए। खुमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान बोला और इजराइल को छोटा शैतान बोला। 1948 से दोस्त रहे ईरान और इजराइल ने अपने एयर रूट्स तक बंद कर दिए और ईरान ने इजरायली एम्बेसी तक को बंद कर दिया और वहां पे पैलेस्टाइन की एम्बेसी खोल दिया। लेकिन 22 सितंबर 1980 को इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की सेना ने ईरान पे अटैक कर दिया। शुरुआती अटैक ईरान की एयरफोर्स पर होता है। इसके बाद इराक की सेना ईरान के खुजेकिस्तान इलाके में घुस जाती है। साल भर पहले इस्लामिक मूवमेंट से निकला ईरान इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था और 2 महीने में ही उनकी 2 लाख से ज्यादा सेना की मौत हो जाती है। हालात बिगड़ते हुए ईरान के ऊपर अब दबाव पड़ने लगा कि वो अमेरिका से कुछ हथियार खरीदे, क्योंकि उस वक्त ईरान के पास जो भी हथियार थे वो शाह के समय के थे और शाह ने सारे हथियार उस समय अमेरिका से खरीदे हुए थे, जिनको चलाने के लिए अमेरिकन ही टूल्स चाहिए होने थे। लेकिन ईरान ने अमेरिका से मदद नहीं लिया। उसने सोचा कि इजराइल के पास भी सेम अमेरिकन मशीनरी है, तो क्यों ना इजराइल से मदद ले ली जाए, क्योंकि इजराइल उनका छोटा दुश्मन था और अमेरिका बड़ा दुश्मन था। तो मुश्किल के समय में छोटे दुश्मन को दोस्त बनाया जा सकता था। इसलिए अक्टूबर में ईरान ने अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा, जहाँ पे एक सीक्रेट डील हुई। नतीजा ये रहा कि 24 अक्टूबर 1980 को ईरान को कुछ स्कॉर्पियन टैंक और F-4 फाइटर जेट्स मिले और इजराइल ने यूरोप के रास्ते भी जहाज से कुछ हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम भी ईरान को पहुंचाए। दुश्मन देशों के बीच में चल रही इस डील की खबर बहुत ही जल्द अमेरिका को लग जाती है और उस समय अमेरिका में डेमोक्रेट जिमी कार्टर की सरकार थी। जिमी कार्टर ने इजराइल को आदेश दिया कि वो ईरान को तुरंत सप्लाई करना बंद करे। लेकिन कुछ ही समय में अमेरिका में सरकार बदल जाती है और रोनाल्ड रीगन अगले अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और इजराइल ने अमेरिका की रीगन गवर्नमेंट को ईरान की मदद करने के लिए मना लिया। लेकिन किसी को इजराइल, अमेरिका और ईरान की इस डील की थोड़ी भी भनक भी नहीं लगी। ये तय हुआ कि अमेरिका ईरान को सीधे वेपन्स की सप्लाई नहीं करेगा, वो इजराइल के रास्ते होते हुए वो ईरान को सामानों की सप्लाई करेगा। इसका पूरा जिम्मा रॉबर्ट मैकफर्लेन को दिया गया, जो कि एक अमेरिकन ऑफिसर थे। बाद में उनको गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट भी बनाया गया। लेकिन इजराइल अमेरिका की इस मदद से खुश नहीं था, क्योंकि जो भी वेपन्स अमेरिका सप्लाई कर रहा था ईरान को, वो जंग जीतने वाले वेपन्स नहीं थे। ईरान को वॉर जीतने के लिए और मजबूत हथियार की जरूरत थी, जो कि उसके पास नहीं थे। इसलिए इजराइल ने सीक्रेटली ईरान की मदद करनी शुरू कर दिया, अमेरिका से भी छुप के। और 8 मार्च 1982 को अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, जिसमें इजराइल, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, लीबिया जैसे कई सारे देश मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं इस जंग को जीतने में। ये खबर न्यूज़पेपर में आते ही हड़कंप समझ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स को 18 महीने के करीब 100 से 200 बिलियन डॉलर के बिल्स भी मिले, जो कि वेपन्स जिसके थ्रू खरीदे गए थे। इजराइल ने ना सिर्फ वेपन्स अरेंज कराए, बल्कि इराक और सद्दाम की आर्मी पे हमला भी किया। इजराइल ने ईरान और इराक की वॉर का फायदा उठाते हुए अपना ऑपरेशन ओपेरा लॉन्च किया, जहां पे 7 जून 1981 को ईरान और इराक के लड़ाई के बीच में ही इजराइल पीएम मेनकम बेगिन ने इराक में बमबारी करना शुरू कर दिया, जिसमें F-16 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। बम गिरना शुरू होता है और कुछ ही देर में इराक के बगदाद में एक बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाती है और इसी बिल्डिंग में इराक का पूरा परमाणु रिसर्च सेंटर था। इराक अपना खुद का परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा था, जो पूरी तरह से इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। उस वक्त बाकी देशों ने इजराइल की काफी आलोचना भी किया, लेकिन जब 1990 के समय इराक और कुवैत के बीच में गल्फ वॉर शुरू होता है, उस समय बाकी देशों ने भी बोला इजराइल ने बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स इराक के खत्म कर दिए थे, नहीं तो वो गल्फ वॉर में और बड़े प्रयोग करते। इस ईरान और इराक की वॉर में जहां पहले ईरान बहुत कमजोर पड़ रहा था, उसको जैसे ही मदद मिली ईरान काफी मजबूत हो गया और उसने इराक को काफी बुरी तरह हराना शुरू कर दिया और इराक के अंदर तक घुस के ईरान ने हरा दिया। और 1988 में दोनों देशों के बीच में सीज फायर होता है, जहां दोनों देश समझौता करते हैं। We all fine and we love the peace always. लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इजराइल ने जब ईरान की मदद किया तो उससे इजराइल को क्या मिला। तो इजरायली रिपोर्टर रोमन बर्गमैन अपनी किताब द सीक्रेट वॉर विद ईरान में 2 वजहें इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहली वजह थी कि जब शाह की सरकार गई थी, उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में रिश्ते काफी खराब हो गए थे
और पहले इजराइल को तेल की काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती थी ईरान से, जो कि अब नहीं मिल रही थी। इसीलिए इजराइल ईरान की मदद करके एक बार फिर से अपनी दोस्ती वापस करना चाहता था। दूसरी बड़ी वजह थी कि इजराइल वेपन सेल किया करता था, और जब वॉर होगी तभी तो वेपन सेल होंगे। इसीलिए इजराइल चाहता था कि ये वॉर आगे तक चले ताकि उनके वेपन सेल होते रहें और उनके पास काफ़ी सारे पैसे आते रहें। दोस्तों, इन सब के पीछे भी एक छुपा हुआ एक खुफिया रहस्य भी था जिस वजह से इजराइल ईरान की मदद कर रहा था। एक्चुअली उन दिनों इराक का शासक सद्दाम हुसैन था, जो कि काफ़ी वायलेंट लीडर था, जिस वजह से मिडिल ईस्ट में काफ़ी टेंशन बढ़ता जा रहा था। और सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि इराक काफ़ी मजबूत हो जाए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बीच में, और ये इजराइल नहीं चाहता था। इसीलिए जैसे ही उसको मौका मिला उसने ऑपरेशन ओपरा लॉन्च किया और उसने बगदाद की वो बिल्डिंग ही गिरा दिया जिसमें न्यूक्लियर वेपन बन रहा था। लेकिन यहाँ अगला सवाल उठता है कि जब इजराइल और ईरान में इतने अच्छे रिलेशन थे तो आज दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति कैसे आ गई है? तो इसका जवाब भी हमें इसी युद्ध में ही मिलता है। एक्चुअली जब ईरान और इराक की लड़ाई शुरू हुई तो ईरान काफ़ी कमज़ोर था, उसके पास हथियार नहीं थे, लेकिन उसको अमेरिका और इजराइल और कई कंट्रीज से उसको मदद मिल गई, जिस वजह से अंत में ईरान हावी हो गया इराक के ऊपर। लेकिन उसको पता था कि आने वाले समय में हमें अपने आप को एक मजबूत देश के रूप में बनाना पड़ेगा, नहीं तो इजराइल जैसी कंट्रीज हमें कभी उनके साथ लड़ाई हो गई तो हम उनसे कैसे जीतेंगे, जिस वजह से वो भी अपना परमाणु प्रयोजन करना शुरू कर दिए। ईरान ने इसी जंग के बाद खुद का परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसका खुलासा साल 2002 में हुआ। उस वक्त अमेरिका के जॉर्ज बुश ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था, और अब तक इजराइल भी इस खतरे को समझ चुका था कि अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार आ गया तो वो उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है, जिस वजह से आप देखेंगे तभी से मिडिल ईस्ट के इन कंट्रीज़ के बीच में हमेशा टेंशन आपको दिखाई देगा। इजराइल कभी भी नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री के पास परमाणु हथियार हो ताकि इजराइल के ऊपर कभी भी अटैक किया जा सके। एक बार हम पूरे मिडिल ईस्ट को समझें तो ये दो तरह के देशों में बटा हुआ है। एक तरफ शिया मेजोरिटी है और एक तरफ सुन्नी मेजोरिटी है। मिडिल ईस्ट में इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया की करीब 90% आबादी सुन्नी है। वहीं यमन, इजराइल, लेबनान और गाजा में भी करीब 20 से 40% की आबादी सुन्नी ही है। इससे दूसरी तरफ ईरान, इराक, यमन और लेबनान में मेजोरिटी शिया आबादी है। ईरान इन्हीं शिया कंट्रीज को साथ जोड़ के इजराइल को कमजोर करने की हमेशा से कोशिश किया करता है। ईरान ने इजराइल, अमेरिका और बाकी सुन्नी देशों से लड़ने के लिए अपना एक्सिस ऑफ रेजिडेंस नाम का एक आर्म ग्रुप तैयार किया है। इसे तैयार करने में ईरान की स्पेशल सेना की एक अहम भूमिका भी है। आइए दोस्तों इसको करीब से समझते हैं। अगर हमें इजराइल और ईरान की भूमिका समझनी है तो इजराइल के बगल में है लेबनान, जिस पर 1982 में इजराइल ने अटैक किया था, और उसके बाद से ही ईरान की सेना ने हिजबुल्लाह नाम की एक संगठन लेबनान में बनाया। यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम उग्रवादी समूह है जिसका मकसद है इजराइल की सेना के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना और ईरान की 1979 की क्रांति को पूरे मिडिल ईस्ट में पहुंचाना। इन सब चीज़ के लिए हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से फंडिंग, ट्रेनिंग और वेपन सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं ईरान का दूसरा संगठन है हमास, जिसका नाम आपने पहले सुना ही होगा। हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक समूह है जो कि गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है। इसका 2007 से ही गाजा पट्टी पे पूरा कंट्रोल है और अभी इजराइल ने हमास पे लगातार अटैक किया हुआ है, ये आपको पता ही होगा। ईरान हमास को भी इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड किया करता है और साथ ही जितने भी वेपन्स की जरूरत होती है वो सब कुछ ईरान प्रोवाइड करता है हमास को। ईरान का तीसरा संगठन है हूती, जो कि यमन में एक शिया समुदाय का ग्रुप है। हूती इजराइल और अमेरिका का धुर विरोधी है। 2014 में इसने नॉर्थ यमन पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अक्सर रेड सी में इजराइल से संबंधित कोई भी जहाज आता है तो ये उसको निशाना बनाया करता है। ईरान की तरफ से इनको भी फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और चौथा ईरान का संगठन है इस्लामिक रेजिस्टेंस। 2003 में सीरिया पर जब अमेरिका ने हमला किया था उसके बाद ये ग्रुप काफी पावरफुल हो गया। ये सीरिया और इराक में अमेरिकन फोर्सेस को मारने का काम किया करती है। इस्लामिक रेजिस्टेंस को भी ईरान का पूरी तरह से सपोर्ट है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने जगह जगह पे अपने ऐसे संगठन बना के रखे हैं कि इजराइल पे वो इजीली वार कर सके। और आप पिछले 30 सालों में देखेंगे कि लगातार प्रॉक्सी वॉर्स इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ती ही जा रही है, जिसमें उनके जो साथ के संगठन है हमास, हूती, ये सब मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं। इराक से चले 8 साल के युद्ध के बाद ईरान को ये चीज़ समझ में आ चुका था कि बिना पावरफुल रहे मिडिल ईस्ट में हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2 तरीके लगाए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने सारे संगठन डेवलप किए पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग जगहों पे। दूसरा चीज़, उन्होंने खुद को न्यूक्लियर पावर से समृद्ध बनाने की कोशिश किया, जिसका खुलासा साल 2002 में हो गया। उसके बाद से इजराइल भी पूरी तरह से ईरान के पीछे पड़ गया। इजराइल ईरान की परमाणु बनाने की कोई भी कोशिश को हमेशा नाकामयाब करने की कोशिश करता है। फिर चाहे किसी की हत्या करवानी हो या फिर कोई वायरस कंट्री में छोड़ना हो, वो हर एक तरीके आजमाता है। 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मसूद अली मोहम्मद को बम से उड़ा दिया गया।
ईरान की मीडिया ने इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का नाम बताया। वहीं नवंबर 2010 में ईरान की कैपिटल तेहरान में न्यूक्लियर इंजीनियर माजिद शहरियारी को काम के वक्त जाते समय ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। उस समय ईरान के प्रेसिडेंट थे महमूद अहमदीन, जिन्होंने इस पूरे हत्या का जिम्मा अमेरिका के ऊपर लगाया था। वहीं जनवरी 2012 में ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च के डायरेक्टर मुस्तफा अहमद की भी कार बम ब्लास्ट में मौत हो गई। इसका भी जिम्मेदार इजराइल को और अमेरिका को ही बताया था ईरान ने। वहीं नवंबर 2020 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मोहसिन फखरजद्दे की मौत हो जाती है। उनको सड़क किनारे एक हमले में मार दिया जाता है। इस पे इजराइल की टाइम्स ऑफ इजराइल में छपता है, मोसाद किल्ड ईरान्स टॉप न्यूक साइंटिस्ट। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इनको पूरे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का जनक कहा गया था ईरान की, जिनकी मौत के बाद उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट काफी दिनों तक मुश्किल में चला गया था। और सिर्फ यहाँ पे मर्डर्स ही नहीं हो रहा है, इजराइल यहाँ पे कई सारे वायरसेस भी ईरान के ऊपर छोड़ता आ रहा है। जैसा कि हम देखें, जून 2010 में बुशहर स्थित परमाणु प्लांट के कंप्यूटर पे स्टनेक्स नाम के एक वायरस का अटैक हुआ, जिसमें उनके करीब 30,000 से ज्यादा कंप्यूटर प्रभावित हुए। वहीं अप्रैल 2011 में स्टार्स नाम के एक वायरस ने ईरान के सारी सरकारी फाइल्स को कॉपी कर लिया था। नवंबर 2011 में ड्यूक नाम के एक वायरस ने ईरान के सारे डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश किया था। अप्रैल 2012 में ड्यूक नाम के एक वायरस ने ऑयल कंपनीज का सारा डेटा ही ईरान के डिलीट कर दिया। और फिर फ्लेम और कई ऐसे वायरसेस आए जिसने डायरेक्टली ईरान की मेन इकोनॉमी को टारगेट करने की कोशिश किया और उनको इंजर्ट करने की कोशिश किया। जनवरी 2018 में तो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने तेहरान में घुस के ईरान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से सारी कॉपीज को भी चोरी कर लिया। इसके बारे में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1 लाख से ज्यादा पेज वाली ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताती है कि ईरान हमेशा से कहता आ रहा है कि हम न्यूक्लियर ट्रायल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उसका पूरा प्रूफ है। ईरान دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده و نخواهد بود। दिसंबर 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक पब्लिक रिपोर्ट छपती है। इसमें इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने भी एग्री किया कि 2022 में इजराइल की तरफ से ईरान के कई टॉप ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन दोस्तों, ये सब तो प्रॉक्सी वॉर्स थी। अचानक से इजराइल और ईरान आमने सामने आके कैसे लड़ने शुरू हो गए? दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों को मार डाला और करीब 274 लोगों को वो गिरफ्तार करके लेके चले गए। इसके कुछ ही घंटों में इजराइल ने गाजा पे अटैक कर दिया और उनके अटैक काफी ज्यादा बढ़ते ही गए। गाजा पर हमला होते ही ईरान ने प्रॉक्सी वॉर और तेज कर दिया अपने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर, क्योंकि हमास भी ईरान का पार्टनर ही था। इसके जवाब में इजराइल ने सीरिया में इराक के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। मतलब ना ईरान रुकने वाला है और ना ही इजराइल रुकने वाला है, दोनों तरफ से हमले तेज होते गए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में मिसाइल, मोर्टार और रॉकेट दागने शुरू कर दिए। अब ऐसे में इजराइल को अब 2 तरफ से हमला शुरू हो गया, एक हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू हो गया और दूसरा हमास की तरफ से। तो इन्हें 2 सामने सामने लड़ाई लड़ने शुरू हो गई। वहीं ईरान का अगला संगठन हुती ने भी इजराइल जाने वाली सारी शिप्स पे हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल को चेतावनी भी दिया कि जब तक वो हमास के ऊपर अपने अटैक बंद नहीं करेगा, तब तक उनके ऊपर जो साइड से अटैक हो रहा है वो बंद नहीं होने वाले हैं। लेकिन इन हमलों के जवाब में इजराइल पीछे नहीं हटा, उसने भी डट कर लड़ना शुरू किया। इजराइल ने जवाब में ईरान के जो ठिकाने थे सीरिया के अंदर, उन सब ठिकानों पे हमला करना शुरू किया और इसके बाद युद्ध और तीव्र होने लगा। ईरान वेपन्स को इराक और सीरिया के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचाया करता है। ईरान की इन्हीं मिसाइल से हिजबुल्लाह इजराइल पर डायरेक्टली अटैक किया करता है। इजराइल अक्सर इन ठिकानों पे वेपन्स पकड़ा करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इजराइल पावरफुल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान और उनके सहयोगी संगठन हैं जो कि लगातार इजराइल पे अटैक किया करते हैं। तो अब अगर इजराइल को जवाबी अटैक ईरान पे करना है तो वो कोई बड़ा अटैक नहीं करेगा, इससे उनके लिए भी खतरा है चारों तरफ से। तो अब इजराइल एक छोटा अटैक करेगा और ये प्रॉक्सी वॉर्स आने वाले समय में चलते रहेंगे, क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि दुनिया की इकोनॉमी को रातों रात बदल भी सकती हैं, जिस वजह से कोई भी ईरान पे तुरंत हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा। दरअसल ईरान ने इजराइल पर सीधा अटैक करने के 1 दिन पहले ही ओमान की खाड़ी में इजराइल के एक शिप के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब यही होर्मुज़ पास ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। पर्शियन गल्फ से आते किसी भी ऑयल शिप को इसी होर्मुज़ पास से होकर गुजरना होता है। दुनिया भर के हम जितने भी ऑयल रूट्स देखें उनमें सबसे ज्यादा होर्मुज़ पास से ही 20% ऑयल पास हुआ करता है डेली। और अगर ईरान ने होर्मुज़ पास रोक दिया तो पूरी दुनिया में ऑयल का क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन्हीं ऑयल से जुड़ी हुई है। इसीलिए इजराइल कभी भी डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश ईरान पे नहीं करता है। लेकिन ईरान इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ाता ही जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हमास से युद्ध चल रहा है इजराइल का, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह हर दिन करीब 10-15 इजरायली लोगों को मार दिया करता है। इसीलिए इजराइल ईरान को एक चेतावनी देना चाहता था कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसीलिए 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की कैपिटल डेमस्कस में एक बॉम्ब गिराया
और वो ईरान के दूतावास के ऊपर गिराया गया था। ये सीधा पहला जवाबी हमला था ईरान के लिए। अब ईरान को भी इजराइल का ये जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात यहाँ पे आ चुकी थी और इसीलिए अब ईरान भी एक हमला करने का प्लान करता है। और 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर करीब 30 से ज़्यादा मिसाइल दाग दी है। इजराइल ईरान पे कभी भी सीधा हमला नहीं करना चाहता है, वो हमेशा प्रॉक्सी वॉर से ही ईरान से लड़ना चाहता है, क्योंकि इजराइल बस इतना चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए। और इस समय इजराइल ईरान से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि वो एक तरफ हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है, दूसरी तरफ वो हमास से लड़ रहा है और अगर ईरान से युद्ध शुरू हो गया तो वो लंबा जा सकता है। इसीलिए इजराइल ने 19 अप्रैल 2024 को ईरान के इफ्शाल प्रोविंस पे बॉम्ब दाग दिए। ये जगह तेहरान के न्यूक्लियर सेंटर से बेहद करीब थी। इजराइल इस हमले से ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस वो एक मैसेजिंग देना चाहता है कि हम कभी भी तुम्हारे न्यूक्लियर सेंटर पे भी अटैक कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग भी इन्होंने बहुत ही सही चुनी, क्योंकि अली खुमैनी के ही इन्होंने बर्थडे के दिन इस हमला को किया, जो कि इनका पूरा इस्लामिक मूवमेंट जो ईरान का बना था वो खुमैनी की ही वजह से बना था। इसलिए टाइमिंग काफ़ी सोच समझ के इजराइल ने हमला किया। अब इन सब का भारत पे कैसे असर पड़ता है, आइए आपको वो भी समझाते हैं। आज के डेट में भारत सबसे ज़्यादा रशिया, उसके बाद इराक, फिर सऊदी अरेबिया और फिर यूएई और फिर अमेरिका से तेल इंपोर्ट किया करता है। लेकिन कभी चाइना के बाद इंडिया ईरान का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर हुआ करता था। इंडिया अपने ऑयल की करीब 85% डिमांड ईरान से ही पूरा किया करता था। लेकिन आज इंडिया ईरान से बहुत ही थोड़ा ऑयल इंपोर्ट किया करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर 2011 में अमेरिका में इलेक्शन का टाइम चल रहा था और बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ईरान के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसका रीजन ईरान का परमाणु प्रोग्राम बताया गया था। चुनाव जीत के एक बार फिर से बराक ओबामा दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं और दूसरी बार आते ही उन्होंने ईरान के ऊपर प्रतिबंध और ज्यादा कड़े कर दिए। Today, the United Nations Security Council voted overwhelmingly to sanction Iran for its continued failure to live up to its obligations. This resolution will put in place the toughest sanctions ever faced by the Iranian government, and it sends an unmistakable message about the international community's commitment to stopping the spread of nuclear weapons. दुनिया के सभी बैंकों को आदेश दे दिया गया कि कोई भी ईरान से जो तेल खरीदता है उसका भुगतान नहीं करेगा कोई भी बैंक। अब इसमें से 7 देशों को छूट दिया गया, जिसमें भारत, साउथ कोरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और ताइवान जैसे 7 देश शामिल थे, जिनको कुछ समय के लिए छूट दिया गया था कि वो ईरान से तेल खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी देशों को ईरान से कम तेल खरीदने का दबाव हमेशा से अमेरिका बनाया करता है। इसी बीच जब साल 2018 में ईरान के तेहरान में उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई थी, इसके बाद ईरान ने बोला था हम इसका बदला लेंगे और इसके सिर्फ 33 दिन के बाद ही भारत में इजराइल के डिप्लोमेट के ऊपर हमला हुआ था और उनके परिवार के ऊपर भी, जिसके बाद भारत के ऊपर अमेरिका ने और दबाव बनाया कि वो ईरान से तेल खरीदना कम करे। लेकिन फिर भी भारत कोई न कोई तरीके से ईरान के साथ तेल खरीदने की कोशिश किया करता है। तो अभी बड़ा सवाल यह है कि ईरान इतना ज़रूरी क्यों है भारत के लिए। तो भारत और ईरान में हमेशा से रिश्ते अच्छे रहे हैं और ईरान का चाबहार पोर्ट, जो कि भारत से करीब 72 किलोमीटर ही दूर है बस, वो एक शॉर्टेस्ट रूट है सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न रशिया में जाने के लिए भारत का। और अभी इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट पर डील साइन हुई है, जिसमें करीब 72,000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें शिपिंग, रोड और रेल पैसेजेस बनाए जाएंगे। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जवाब की तरह भारत का देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अमेरिका की वजह से भारत और ईरान के रिश्ते के बीच में काफ़ी ज़्यादा असर तो पड़ा है। अगर देखें तो अमेरिका ने डायरेक्टली भारत को ऑयल खरीदने से नहीं मना किया, लेकिन उसने बैंकों पे डायरेक्टली मना करके रखा है कि कोई भी बैंक ईरान से रिलेटेड पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, जिस वजह से कोई भी बैंक अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहता है, वो ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहता है। इसीलिए भारत कोई भी डॉलर्स में ट्रांजैक्शन ईरान के साथ कर ही नहीं पाता है और भारत और ईरान के बीच में बड़े ऑयल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, जो कि भारत के लिए काफ़ी मुसीबत वाली बात बनती है। इसके जवाब में भारत जब अब ऑयल खरीदता है ईरान से, तो वो उसे रुपए में पेमेंट किया करता है और उन रुपए से ईरान भारत से जरूरी अपने सामान खरीद दिया करता है। तो एक तरीके का बार्टर सिस्टम हो जाता है, जिसमें दोनों देशों को फायदा हो जाता है। अगर देखें तो भारत चाय, कॉफी और चीनी ईरान को बेचा करता है, वहीं ईरान भारत को पेट्रोलियम, कोक, नट्स और एसाइक्लिक अल्कोहल बेचा करता है। 2022-23 में अगर दोनों देशों के बीच में देखें तो करीब $2.33 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें भारत ने करीब $1.66 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $0.67 बिलियन का इंपोर्ट किया था। तो दोस्तों अभी अगर हम इजराइल और ईरान के रिश्तों को देखें तो ईरान के ऊपर अभी इजराइल को डायरेक्ट अटैक ऐसा बड़ा नहीं करेगा जब तक उसे ये नहीं दिखेगा कि ईरान कोई बड़ा न्यूक्लियर प्रयोग करने जा रहा है। तब तक आपको ऐसे ही छिटपुट लड़ाइयाँ ही दोनों देशों के बीच में होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के अपना ओपिनियन बताइएगा और आप अगर हमारे रिसर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इससे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों के बीच में जरूर जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।